हेलो एवरीवन। आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन रहेगा प्राइस राइज कॉजेज एंड इफेक्ट्स। ये आपकी सीएपीएफ एनालिस्ट सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हम 2012 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं पेपर 2 के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे ऑन यूट्यूब, राइट। ये डिस्कशन करने से फ़ायदा आप लोगों का क्या होगा? आप लोग बच जाएंगे खामा खाई के स्ट्रेटजी वीडियो देखने से। स्ट्रेटजी वीडियो देखने की एक बहुत बुरी लत है, उससे आप कहीं पहुंचते नहीं हैं, आप एक्शन में नहीं आते, आप हमेशा उस इनर्शिया को ब्रेक कर ही नहीं पाते। मेरे पास जो लोग बाद में आते हैं, सर लिखा नहीं जा रहा, सोचते ही जा रहा हूँ। लिखने का जो जो एक एक स्किल होती है, लिखने की स्किल आप अभी तक नहीं डेवलप कर पाए हो, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? You can start writing irrespective how bad you can write, irrespective how irrelevant you write। तो आपका टारगेट होना चाहिए आपको लिखना है। 3 घंटे लिखने की आदत डालिए, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटा आपको लिखना है। 3 घंटे में क्या क्या आपको करना है? 4 ऐसे टॉपिक करने हैं, 2 आर्ग्यूमेंट राइटिंग, 2 रिपोर्ट राइटिंग, 1 प्रेस से, 1 कॉम्प्रीहेंशन और उसके बाद 25 मार्क्स की ग्रामर। ये सारी चीज़ें आपको 3 घंटे में करनी है। अगर आपकी लिखने की आदत नहीं होगी शायद नहीं कर पाओगे। और कितना सोचोगे, कितनी स्ट्रेटजी वहाँ पे बनाओगे। व्हाट मैटर्स इज कि आपकी राइटिंग स्पीड कैसी है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है और कितना रेलिवेंट आप लिख रहे हो। दैट मैटर्स ओनली इन सीएपीएफ पेपर 2। उसके अलावा जितनी भी आप स्ट्रेटजी ये देख रहे हो ये इररिलेवेंट है, आपका इनर्शिया कभी ब्रेक होगा ही नहीं। ये जो बता रहे हैं कहीं पे कोट आपको डालना है, कहाँ पे मेन बॉडी में कितने वर्ड लिखने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो ठीक है, लेकिन कर नहीं पाओगे जब तक आप लिखोगे नहीं। हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किए थे इन 100+ पीवाईक्यू बैच, उसमें से क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं कि रिपीट हुआ है नहीं हुआ है, बट मुझे फीडबैक ये आया है कि सर प्रीवियस क्वेश्चंस ने हमारी बहुत हेल्प की है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वाज अनएक्सपेक्टेड। और वो जो क्वेश्चंस थे 100+ पीवाईक्यूज जो हम क्लास में करते थे ऑन द स्पॉट, वहीं पे हमें बनाने होते थे कि इंट्रोडक्शन में बट यू कैन राइट, every student need to write an introduction, every student need to contribute what we can write in main body, every student need to write conclusion। हर एक स्टूडेंट को ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में इससे बेहतरीन आपको क्या हुआ? मुझे नहीं लगता nobody is doing this, क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है भाई। इसमें आपको खुद डिसिप्लिन होना पड़ता है, डेली क्लास करनी पड़ती है। स्ट्रेटजी वीडियो बनाने में 20 मिनट लगती होंगी शायद, वो बनाओ, रिकॉर्डेड कोर्स है 2 खत्म। उसके बाद स्टूडेंट कहाँ सफ़र करता है, नोबडी केयर्स। उनका जो टारगेट है वो मीट हो गया। होशियार होगे तो समझ जाओगे, बेवकूफ़ होगे तो वहीं जाओगे। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग, जो बैग पाइपर आपने देखा है बांसुरी लेके आता था शहर में, एंड सॉरी टू से दिस कि स्टूडेंट्स आज के टाइम में थोड़े क्या है, चूहे जैसे हैं। जहाँ पे भी बांसुरी बजेगी यू विल स्टार्ट फॉलोइंग इट। पहले कोई और इंस्टीट्यूट था, अब कोई और इंस्टीट्यूट आ गया है, वहां पे बस आप लोग क्या हो, भेड़ चाल चलते जा रहे। दिस इज बैड, दैट स्पीक्स वेरी इल ऑफ यू कि आपका खुद का दिमाग नहीं है। यू कैन नॉट एनालाइज, आप खुद ही एनालाइज नहीं कर सकते क्या कि सीएपीएफ में आपको कैसे ऐसे लिखना है। दैट स्पीक्स वेरी बैड ऑफ यू। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि पेपर 2 में अगर आप एनालाइज कर पाते हो, अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाते हो, तो वहाँ पे इंटरव्यू में फ़ायदा मिलेगा, प्लस आप एकेडमी में जब जाओगे वहाँ पे आप भोंदू बन के नहीं बैठोगे। क्योंकि वहाँ पे जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पे आप सीनियर्स के साथ बैठते हो, कलीग्स के साथ बैठते हो, व्हेन यू डिस्कसिंग वन पर्टिकुलर टॉपिक, तब आपका जो दिमाग है वो खोपड़ा है वो खुला होगा। ये नहीं कि वो मटेरियल वो फलाना इंस्टीट्यूट ने दे दिया था वही रट के मैं बैठा हूँ। अरे इसको जंग लगा हुआ है, इसको थोड़ा कोशिश करो, इसको हिलाओ, तभी वहाँ पे आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो पाएगी। ये जो कोर्स है दिस इज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑल्सो, जहाँ पे आप सीख सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो मैं आपको जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें आपको बताऊंगा कि लिखना क्या है। लेकिन जो हम दूसरे जो चीज़ें डिस्कस करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं, शायद नहीं, आई एम श्योर बहुत आपकी हेल्प करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये मैंने इस टॉपिक इस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कशन करने के लिए बनाई भी नहीं थी, उसके लिए सेपरेट आई विल मेक अ वीडियो। बट आज हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइस राइज कॉजेज एंड इफेक्ट्स। ये जो डिस्कशन है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा से कर रहा हूँ। ये टॉपिक 2022 में पूछा था।
अब 2022 में पूछा था और मैंने एक्सपेक्ट भी किया था। मैंने वहां पे अप्रैल 2022 में मैंने कहा था कि ये टॉपिक आएगा एंड यू शुड टारगेट इट। तो राइजिंग इन्फ्लेशन कॉजेज एन इफेक्ट, मैंने ये पोस्ट टेलीग्राम पे भी डाली थी, और ये टॉपिक ऐसे कैसा आया भी। इसके बाद मैंने ये टॉपिक डाली थी क्योंकि 8 साल में पहली बार ऐसे हुआ था कि इन्फ्लेशन अपनी पीक पे थी। 8 साल बहुत लंबा टाइम होता है, तो 8 साल में तो मैंने ये सोचा ये टॉपिक आ सकता है क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आर बेसिकली इम्पैक्टेड फ्रॉम दिस। देश का, दुनिया का कोई ऐसा ऐसा तबका, ऐसे लोग कोई नहीं होंगे जो प्राइस राइज से इफेक्ट नहीं होता होगा। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब। अमीर भी उनका बिजनेसेस चलता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट होती है। गरीब जिसको डेली 2 मील अपने सिक्योर करने पड़ते हैं लेबर करके, वो भी इससे इम्पैक्ट होते हैं। एवरीबडी इज इम्पैक्टेड, गवर्नमेंट इज ऑल्सो इम्पैक्टेड। प्राइस इंक्रीज होते हैं तो गवर्नमेंट कैसे इम्पैक्ट होती है? फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है, गवर्नमेंट अगर आप देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। गरीब कल्याण योजना आपने चला रखी है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें, नो बडी इज लेफ्ट आउट। प्राइस राइज अगर होगा तो सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये देखिए हम किसी भी टॉपिक को कैसे अप्रोच करते हैं। देखिए प्राइस राइज लिखा है, दूसरा कॉजेस लिखा है, तीसरा इफेक्ट लिखा है। अभी इन्फ्लेशन के रीज़न क्या है? कॉजेस का मतलब तो यही है, रीजंस। इफेक्ट्स के मतलब क्या है? उसके इफेक्ट्स, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, राइट। अब इन्फ्लेशन आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब इम्पैक्ट पाक पढ़ोगे तो आप इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट देखना, इंडिविजुअल पे, मार्जिनलाइज सेक्शन में कौन कौन? वीमेन, चाइल्ड, ओल्ड एज, ओके। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बात कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अगर फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी तो इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगी, इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगी तो क्या होगी? एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस गिर जाएगा। आप एक्सपोर्ट जो है महंगा करोगे, एक्सपोर्ट महंगा करोगे तो इंटरनेशनल डिमांड कम हो जाएगी, इंटरनेशनल डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन गिर जाएगी। देश के अंदर प्रोडक्शन गिर गई तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ले ऑफ करना पड़ेगा। ले ऑफ करोगे तो आपको पता है काफ़ी लोगों की नौकरी छूटेंगी तो क्या होगा? डिमांड दोबारा से क्या हो जाएगी? देश के अंदर कम हो जाएगी, क्योंकि इनकम होगी तो किसी फैमिली के अंदर तभी तो डिमांड रहेगी। अगर इनकम ही नहीं है किसी फैमिली की तो वो क्या खरीदेगी? तो डिमांड विल डिक्रीज, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है विशियस साइकिल है। ये तो मैंने एक कड़ी जोड़ी थी, ऐसे आप सैकड़ों कड़ियाँ जोड़ सकते हो कि एक प्राइस इंक्रीज से क्या हो सकता है। तो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे क्या होगा? इफेक्ट गवर्नमेंट पे क्या होगा? गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट हो सकता है? फिजिकल डेफिसिट से लेके गवर्नमेंट बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, पीएसयूज भी हैं गवर्नमेंट के, एक्सपोर्ट्स भी करती है। अगर प्राइस राइज इंक्रीज हो रहा है तो हम देखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो सेंटिमेंट्स गिर जाते हैं। एफडीआई नहीं आती, एफपीआई नहीं आती। वेनेजुला में कोई जाके इन्वेस्ट करेगा क्या? ऐसी कोई कंट्रीज में इन्वेस्ट करेगा कि जैसे कोई अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे एक ब्रेड लेने के लिए, एक जो ब्रेड होता है ब्रिटानिया का ब्रेड, वो लेने के लिए आपको 1 ट्रॉली पैसा लेके जाना पड़ेगा कि इतना पैसा मैं लेके जा रहा हूँ जब मुझे एक ब्रेड मिलेगा। ये होता है इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ओके। तो ये इफेक्ट होता है कुछ। इसमें हम इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, वो इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स पढ़ने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लीजिए भाई ये प्राइस राइज हुआ क्यों, ये इन्फ्लेशन हुई क्यों? काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल की बात बता देता हूँ। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई थी, पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे, फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे। तो फर्टिलाइजर के प्राइसेस जब इंक्रीज होंगे तो इनपुट कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज होगी, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है मार्केट प्राइस भी इंक्रीज होगा, मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन में काउंट होगा। तो ऐसा ही है, ये रशिया यूक्रेन वॉर जब हुआ ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हुए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी देश के अंदर, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो ऐसे ऐसे आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। दूसरा आप इसके अंदर देखोगे इफेक्ट क्या हो गया। अब देखो रशिया यूक्रेन वॉर तक ही सीमित मत रहना, रीजन और भी कुछ हो सकते हैं, कॉजेज और भी कुछ हो सकते हैं। कोविड-19 था, सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई। सप्लाई चेन डिसरप्शन का मतलब है सप्लाई जो है कम हो गई, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। चाइना के अंदर क्या थी? सप्लाई, लेकिन सप्लाई क्या थी? उसने उस सप्लाई को वेपनाइज कर दिया। काफ़ी जो कंट्रीज थी चाइना के अगेंस्ट बोल रही थी तो चाइना ने उनको सप्लाई करना बंद कर दिया, तो फिर उन्होंने चाइना के अगेंस्ट बोलना भी बंद कर दिया। तो सप्लाई चेन को वेपनाइज कर दिया चाइना ने। तो इसीलिए सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी और सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। तो इसलिए
इन्फ्लेशन बढ़ गई। आपको पता होगा एक एक सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क जो और कुछ दवाइयाँ कितने पैसों में बिक रही थी, मुझे ये बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अब इफेक्ट्स क्या होंगे इन्फ्लेशन के? लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक ब्रेड खरीदने के लिए, जो वेनेजुला का एग्जाम्पल है, पानी की बोतल खरीदने के लिए एक गाड़ी पैसा भर के ले जाना पड़ता है। ओके, उसके बाद देखिए ओवरऑल डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इफेक्ट ये होंगे प्राइस राइज के, क्योंकि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है और आप उसको बाय नहीं कर सकते, हालांकि यही मेन बात तो यही है कि आप डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, आप उसको खरीद ही नहीं पाओगे। तीसरा आप देखिए इसके अंदर ये जो है बोरोवर्स को तो हेल्प करता है जो लोन लेते हैं बैंक से, लेकिन सेवर अगर आपने इन्वेस्ट किया है आपके लिए घाटे का सौदा है अगर प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों? रीज़न बिंग ये देखिए, अगर 6% ही आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है बैंक में और 6% ही इन्फ्लेशन है, तो उसको भी बीट नहीं कर पा रहा, तो वो इक्वल है। आप बैंक में पैसा जमा करो ना करो वो इक्वल ही है। लेकिन जो लोग बोरो कर रहे हैं, जो आप इंटरेस्ट पे पैसा ले रहे हैं बैंक से, वो उससे कोई बिजनेस कर सकते हैं, उससे कमा सकते हैं, लेकिन ये भी रिस्की रहेगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को इसमें कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें अगर आप देखोगे फिस्कल डेफिसिट कम हो सकता है। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट इसमें देखोगे इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी के अंदर हम क्या काउंट करते हैं? नॉमिनल जीडीपी के अंदर हम इन्फ्लेशन काउंट रखते हैं। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, नॉमिनल जीडीपी बाय, इसके नीचे एक और होता है नॉमिनल जीडीपी बाय समथिंग। ओके, तो जब भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। अब इसके साथ आप देखिए कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, काफी जो स्मॉल कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको तो इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन लार्ज कॉर्पोरेट्स उनको फायदा मिल सकता है। तो मिक्स्ड रहेगा कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी का, क्योंकि जब भी प्राइस राइज इंक्रीज होगा, जो स्मॉल कॉर्पोरेट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, वो उस पर्टिकुलर प्राइस राइज को नहीं बियर कर पाएंगी, शायद उनको क्लोजर करना पड़ेगा। और जब क्लोजर करना पड़ेगा तो मार्केट में मोनोपोली होगी, कुछ एक पर्टिकुलर कंपनियां ही फायदा उठाएंगे और वो उसको इंक्रीज कर सकती है प्राइस को। तो मिक्स रहेगा कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में। एक्सचेंज रेट जो है इंडिया, अगर हम बात करें तो इंडियन रुपी की वैल्यू गिर सकती है, ओके, जब हाई इन्फ्लेशन रहेगा। और लास्ट देखिए, लास्ट इसमें देखने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं फटाफट। कॉजेज ऑफ प्राइस राइज, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, आपने बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट कर दिया, वेनेजुला में ये हुआ था, राइट? तो तब भी क्या हो सकता है? प्राइस राइज इंक्रीज हो सकता है। एक्सीडिंग सप्लाई, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सपोज सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड है नहीं, और चीज़ें जो है पिटी पिटी घूम रही है। आप देखोगे एग्रीकल्चर मंडी के अंदर, सपोज आपकी एक पर्टिकुलर क्रॉप बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, आपने देखा कभी सड़कों पे कभी किसान दूध डाल देते हैं, कभी अगर आप देखोगे गोभी डाल देते हैं, कभी कोई भी ऐसी सब्जी, और फिर उसको जानवर खा रहे होते हैं, क्योंकि उसका पर्टिकुलर प्राइस आपको नहीं मिल रहा जो प्राइस आपको मिलना चाहिए था। दूध के प्राइसेस भी कम है, लेकिन किसानों की लागत बहुत ज़्यादा है उसमें। तो अगर हम देखें एक्सीडिंग सप्लाई है किसी भी चीज़ की, तो उसकी जो प्राइसिंग है वो कम हो जाती है। उसके बाद आप देखोगे राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। सीड, चाइना के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर अगर वो प्रोडक्शन सेंटर है और वहाँ पे सपोज लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, या फिर जैसे भी तैसे करके सप्लाई चेन हिट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो इंटरनेशनली किसी भी प्रोडक्शन के, जैसे चिप शॉर्टेजेस था कोविड के टाइम पे, काफ़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ये झेलना पड़ा, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में चिप जो है वो लगती है, राइट? इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कार में हैंडल करती है। तो क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग हिट हुई ऑटोमोबाइल की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका देखने को मिला और उनकी सेल्स भी कम हो गई थी। तो डिमांड और सप्लाई यहाँ पे हमने देखने को मिला, और प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई, सप्लाई चेन डिसरप्शन हमने देखा। एवरग्रीन शिप आपने देखा था, जो शिप जो है सुएज कैनाल के अंदर फंस गई थी काफ़ी दिनों के लिए, एवरग्रीन, राइट? कंटेनर शिप थी, 2021 में फंस गई थी, और जिसने क्या किया था, ऑयल प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया था। जब भी सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा, ऑयल प्राइसेस क्या होगी? इंक्रीज होगी। और काफ़ी दिनों तक ये हट ही नहीं थी, शायद ये कोशिश नहीं की इसको निकालने की। गवर्नमेंट पॉलिसीज देखें, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी जो होती हैं प्राइस राइज इंक्रीज करती हैं। अब इंडिया की अगर आरबीआई की बात करें, ऐसी पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं कि वो
इन्फ्लेशन को टेम करने की कोशिश कर रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर, राइट। अब गवर्नमेंट पॉलिसी देखिए, वेनेजुला की गवर्नमेंट जो है प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाई और वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। ये देखिए, इट इज नियरली 10,000%, 10,000% तक ये क्या हो गया, इंक्रीज होगी इन्फ्लेशन। 2018 में लोग जो है ऐसे पैसे भर भर के लेके जा रहे थे कुछ भी खरीदने के लिए। करेंसी डिवैल्यूएशन अगर आप देखोगे, टर्की ईरा 2021 में डिवैल्यूएशन किया, डिवैल्यूएशन भी करते हैं तब भी क्या होता है, इंपोर्ट जब भी आप कोई चीज करोगे वो महंगी होगी तो वो क्या होगा, प्राइस राइज होगा। स्पेकुलेशन 2008 के अंदर, जब हम स्पेकुलेशन देखोगे 2008 में बहुत मंदी का टाइम था। इस टाइम जो रिग्रेशन था, रिप्रेशन जो था इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा था, आज तक हम उससे सफर कर रहे हैं। 2008 के अंदर ऑयल प्राइस स्पाइक हुए थे और उससे हम आज तक रिकवर नहीं कर पाए। काफ़ी जो इकोनॉमिस्ट है ये बोलते हैं 2008 की जो मंदी है उससे आज तक रिकवर नहीं कर पाए। नेचुरल डिजास्टर्स, साइक्लोन्स आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड आती है, जिससे क्या होता है, लाइवलीहुड्स जो लोगों की क्या होती है वो इम्पैक्ट होती है। जब लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगी तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, मैन्युफैक्चरिंग जो है इम्पैक्ट होती है, उससे क्या होता है, फिर स्पाइक हो गया प्राइस के अंदर। अब इफेक्ट्स देख लीजिए, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी, जैसे जिम्बाब्वे के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन थी 2008 के अंदर, ओके। जैसे इसमें लिखा है, एक ब्रेड खरीदने के लिए एक व्हील बैरो ऑफ कैश, जिसमें आप सोचो कंस्ट्रक्शन वर्कर जिसमें ईंट ढोते हैं वो व्हील बैरो, उसमें लोग जो है कैश भर के लेके जाते थे, तब उनको एक ब्रेड मिलता था। हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर प्राइस राइज होगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग हायर हो जाएगी, आप एकोमोडेशन नहीं अफोर्ड कर पाओगे। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी रहेगी, इरोजन ऑफ सेविंग वैल्यूज, जैसे मैंने बोला था, आपका जो भी बैंक में पैसा है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इन्फ्लेशन वो नहीं बीट कर पाएगा। प्रेशर फॉर वेज इंक्रीज होगा, चेंज इन बोरोइंग एंड लेंडिंग, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की डिमांड होगी। इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, जो मैंने आपको बताया था, अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, जब भी आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहोगे वो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा। और इंटरनेशनल मार्केट में एक परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट जो है मैटर करता है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। पोटेंशियल सोशल अनरेस्ट हो सकता है, कहाँ पे आपने नहीं देखा, अरब स्प्रिंग के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर भी आप देख लेना, पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, सोशल अनरेस्ट हो सकता है, तो ये इफेक्ट हो सकते हैं प्राइस राइज के। पॉलिसी रिस्पॉन्स देखिए, एक पॉल वॉलकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ऐसा ही हुआ था एक बार यूएस के अंदर, प्राइस राइज हो गया था, इन्फ्लेशन हो गया था 1980s के अंदर, तो ये जो आदमी है इन्होंने उनको सक्सेसफुली डील किया था विद द पॉलिसी रिस्पॉन्स। सो पॉल, ये केस स्टडी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ सकते हो। इन्होंने एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट्स हाइक फेडरल चेयरमैन अर्ली टू कॉम्बैट हाई इन्फ्लेशन इन द यूएस। दिस इज ऑल गाइस, तो हमें इसमें इतना ही पढ़ना था। और कोर्स जो है पेपर 2 का 15 सितंबर से शुरू हो रहा है, शायद उससे पहले भी हो सकता है, और 5 सितंबर से ग्रामर 4.0 शुरू हो रहा है, और 15 सितंबर से समाधान 4.0 शुरू हो रहा है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, हालांकि आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए, मार्केट के अंदर जो आप पढ़ रहे हो वो कचरा है। आई एम सेइंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मार्केट के अंदर जो आप पढ़ रहे हो पेपर 2 का वो कचरा आपके काम आएगा नहीं। जितने भी आप लोग नोट्स के पीछे भाग रहे हो, सॉरी टू से दिस, गधों वाली हरकत कर रहे हो। नोट्स से कुछ नहीं होगा पेपर 2 का। whatever I am suggesting you, whatever I am dictating in the class, whatever we are discussing in online learning program, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हॉल में आप कुछ कैरी नहीं कर पाओगे, कोई नोट्स नहीं। व्हाट यू विल कैरी इज योर थॉट प्रोसेस, हाउ फास्ट यू कैन थिंक एंड हाउ फास्ट यू कैन राइट। अगर इन चीज़ों पे कोई काम आपका करवाता हो तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज जो लोग नोट्स के पीछे भाग रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप लोगों से बेवकूफ़ कोई है। इतना ही कहना चाहूँगा एंड दिस इज ऑल। थैंक यू। कुछ चीज़ ना समझ में आई तो बताना, कमेंट करना। आई विल टेक केयर।